हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। हम नए पेपर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ पुरानी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे रिलेशंस एंड फंक्शंस, उन पे हम बात करेंगे। 2-3 वीडियो लेक्चर्स में ये कवर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनको और परफेक्शन तरीके से है ना बनाया जा सकता है, तो मैं अभी वही करने वाला हूँ। 2-3 वीडियोज़ में कवर हो जाएगा। और एक चीज़ और, ये जो वीडियो है स्पेशली अगर कहूँ तो है ना, चाहे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो है ना, बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हो, या फिर जो नेट सेट है ना आईआईटी जेईई के स्टूडेंट हो, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिए है ना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो हम आज पूरे रिलेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन आएगा ऑर्डर्ड पेयर का, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का, फिर हम रिलेशन में जाएंगे। तो पूरा केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए देखिए। तो देखिए, सबसे पहला डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। क्या है? सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स। इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, दैट इज ए इज एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एलिमेंट ऑफ बी, देन है ना पेयर ए बी इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, वेयर A is called first element और है ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट, whereas B is called second element और second coordinate of है ना ऑर्डर्ड पेयर ए बी करके। ठीक है, तो क्या बताया गया? सबसे पहले आपने दो अलग अलग सेट लिया ए और बी, यहाँ से आपने एक एलिमेंट टैग किया, यहाँ से एलिमेंट टैग किया। इन एलिमेंट को एक पेयर में अरेंज करके लिखिए। ऐसे अरेंज करके लिखना है पेयर में कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन में फिक्स हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड पोजीशन में फिक्स हो, यानी ऑर्डर्ड फिक्स होना चाहिए। तो इस पेयर को ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। या फिर यहाँ पर दो अलग अलग है, इसको टू टपल्स भी कहा जाता है। कन्फर्म हो गया? तो ध्यान रखिए ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, क्रम का यहाँ पर बड़ा महत्व है ना। इसमें जैसे मैंने लिया 1 2 2 1, याद रखिए यहाँ 1 2 लिया गया, 2 1 लिया गया, बोथ आर डिफरेंट है ना। यहाँ पर ऑर्डर्ड का महत्व है। यहाँ पर दोनों के दोनों पेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर 1 इज फिक्स्ड है ना ऑन फर्स्ट पोजीशन, यहाँ 2 इज फिक्स्ड ऑन फर्स्ट पोजीशन। सो बोथ आर डिफरेंट। चाहे जिसको ग्राफिकली भी आप देख सकते हो, जैसे कि अगर हम बात करें ग्राफ में है ना, जैसे मैंने लिया तो ये R2 प्लेन में कंसीडर होगा। तो R2 प्लेन है लाइक ये। ठीक है, R2 प्लेन मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, लाइक ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, इसी तरह से ये 1, ये 2। अब इसको ग्राफिकली अगर अप्रोच करें तो 1 2 क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है ना, 1 2 यहाँ पे होगा। ठीक है, और 2 1 ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे होगा। देख के समझ आ रहा है बोथ आर डिफरेंट। कन्फर्म होना, ग्राफिकली भी समझ आ रहा है 1 2 2 1 क्या क्या चीज़ें। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट किस फॉर्म में रहते हैं ये समझ आ गया, टू टपल्स के फॉर्म में रहता है। बात आती है इनके इक्वल होने का कंडीशन क्या होगा। दैट मीन्स टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। तो कंडीशन क्या है? दैट इज ए बी इक्वल टू सी डी, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट जो है फर्स्ट पोजीशन में दोनों इक्वल हो, सेकंड पोजीशन में दोनों इक्वल हो। जब ये इनके इक्वल होगा, ये इनके इक्वल होगा, तो कहेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है? इक्वल है। क्लियर हुआ? ऑर्डर्ड पेयर समझ आ गया। इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर से अब डेफिनेशन निकल के सामने आता है एक प्रोडक्ट का। ठीक है, आपने सेट लिया था ए, सेट लिया है बी। ठीक है, याद रखिए दोनों के एलिमेंट्स को लेते हुए आपने ऑर्डर्ड पेयर तैयार किया था। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी, यानी जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, याद रखिए जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ए बी में, ए बी के थ्रू बनेंगे, उनका जो कलेक्शन होता है, उनका जो सेट होता है, वो एक प्रोडक्ट होता है ए और बी का, और उसे क्या कहा जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो फाइनली डेफिनेशन देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का। Suppose A and B are two sets, then set of all ordered pairs AB, where A belongs to A and B belongs to B, is said to be Cartesian product of A and B. It is denoted by A cross B. Clearly, A cross B equals to AB such that A belongs to A and B belongs to B. ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपने दो सेट लिया, दोनों की जो प्रोडक्ट होती है ना, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है ना, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी जो होता है वो क्या होता है एक्चुअल में है ना, ए और बी के थ्रू जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उनका कलेक्शन। दैट मीन्स सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स
है ना, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी सेट टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। याद रखिए, और इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाएगा तो समझ लीजिए दोनों के थ्रू जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वे सभी के सभी आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। और इसको हम अगर डेफिनेशन के थ्रू एक लाइन में अगर दिखाना चाहें तो ऐसे होगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, है ना, पेयर्स का कलेक्शन, ऐसे पेयर्स का कलेक्शन जिसमें ए आ रहा है ए से, बी आ रहा है बी से। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने ए लिया और बी लिया, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, ए इक्वल्स टू लाइक 1 2, बी इक्वल्स टू लाइक 3 4, है ना। कोई यूनिवर्सल सेट होगा u इक्वल्स टू लाइक 1 2 3 4, उनके दो सबसेट हैं, या 1 2 3 4 5 उनके दो सबसेट, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, उनके दोनों सबसेट्स मैंने ले लिए हैं। ठीक है, तो मैं a और b जो लिया है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, तो a क्रॉस b इक्वल टू आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो कितने पॉसिबल पेयर्स बनेंगे, 1 का 3 और 4 के साथ, ठीक है, 2 का 3 और 4 के साथ, दैट मीन्स 1 का 3 और 4 के साथ यानी कि 1 3 1 4। क्लियर है? 2 का 3 और 4 के साथ, दैट मीन्स 2 3 2 4, है ना। कंफर्म हुआ? तो इतने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। मतलब आप यहाँ से एक लॉजिक भी आप समझ सकते हो, ए में जितने एलिमेंट हैं, बी में जितने एलिमेंट हैं, उनको प्रोडक्ट कर दीजिए उतने ही होंगे, 2 और 2, है ना, 2 × 2 = कितना होगा 4। तो ऑर्डर्ड पेयर्स कितने पॉसिबल हुए, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। कंफर्म हुआ? इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है ए क्रॉस बी करके। ठीक है, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं ले लिया यहाँ पर a इक्वल्स टू, है ना, एंड b इक्वल्स टू, लाइक ये है आपका -1 0, ये आपका है a, b। तो यहाँ पर a क्रॉस b इक्वल टू कितना होगा, है ना, ये होगा -1a -1b, इसी तरह से 0a और 0b। कंफर्म हुआ? ऑर्डर्ड पेयर्स कंफर्म हो रहा है, समझ आ रहा है? याद रखिए ऑर्डर्ड पेयर्स में क्रम फिक्स होता है ना, पहले पहले पर, दूसरे दूसरे पर। क्लियर है? अब ऑर्डर्ड पेयर समझ आ गया, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्लियर हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात किया जाए, एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी 5 हो सकता है, कभी नल सेट हो सकता है, एम्प्टी सेट की मैं बात करूँ, हो सकता है क्या, यानी कि a क्रॉस b कभी 5 होगा क्या, और होगा तो कंडीशन क्या होगा, है ना। सोचिए, लॉजिक लगाइए। आप जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो a और b के एलिमेंट्स को कैसे टेक करते हैं आपको पता है ना, जितने भी एलिमेंट हो सबके साथ पेयर में लेते जाते हो। सोचिए, अगर दोनों में से किसी एक को मैंने एम्प्टी रख दिया, खाली रख दिया, है ना, लाइक एक, जैसे मैंने b को ही खाली रख दिया, इसमें चाहे मैं कितना भी एलिमेंट ले लूँ, अब सोचिए क्या इनके साथ पेयर पॉसिबल होगा, इसमें एलिमेंट ही नहीं है। जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है b में, तो आप पेयर्स कहाँ से कलेक्ट कर पाओगे, दैट मीन्स यहाँ पॉसिबल ही नहीं है पेयर्स, पॉसिबल ही नहीं है पेयर, मतलब a क्रॉस b हो गया 5। यहाँ पर मैंने b को रखा था 5, है ना, आ गया a क्रॉस b भी 5। कन्फर्म? इसी तरह से अगर मैं a को रखता 5, b में चाहे कुछ भी एलिमेंट होते तो भी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं है, यानी a क्रॉस b खाली होता, दैट इज a क्रॉस b 5 व्हेन a इक्वल टू 5। तो आप देख सकते हैं कि, है ना, a और b दोनों में से कोई एक 5 होता है तो फिर a क्रॉस b 5 हो जाता है, और दोनों के दोनों अगर 5 हो तो ऑब्वियस सी बात है 5 होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली अगर हम यहाँ से नोट के तौर पर देखें, है ना, तो ये हुआ a क्रॉस b इक्वल टू 5 इफ़ एंड ओनली इफ़, है ना, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5। बस मैं a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5 लिख दिया ना। इसका मतलब है ना, या तो ये 5 होगा, या तो b 5 होगा, या तो दोनों के दोनों 5 होंगे, है ना। तो समझ लीजिए ये क्या है, 5 है। इसी रिजल्ट को जस्ट आप सेकंड में लिख सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 5 होगा, तो समझ लीजिए a नॉट इक्वल टू 5 एंड b नॉट इक्वल टू 5, दोनों के दोनों में कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे, तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 5 होगा। नॉट इक्वल टू 5 मतलब दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी होंगे। क्लियर हुआ? तो ये बातें अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। अब फाइनली हम बढ़ेंगे डेफिनेशन, है ना, किसकी, रिलेशन की ओर। रिलेशन संबंध, है ना, और अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो रिश्ता, है ना। तो रिलेशन क्या होता है, जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं, है ना, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर, है ना, इसी तरह से ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, फ्रेंड्स, ये सभी क्या है, रिलेशंस हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस होते हैं, एलिमेंट्स के बीच में हो सकता है, सेट के बीच में हो सकता है, ऐसे बहुत सारे, है ना। क्या क्या हो सकते हैं, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, सबसेट, सुपर सेट, कॉन्ग्रुएंस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। अभी हम डेफिनेशन भी जानेंगे, समझेंगे, लेकिन मैं डेफिनेशन दूँ उससे पहले कुछ मैं एग्जांपल्स के थ्रू जाना चाहूँगा। हिस्टोरिकल एग्जांपल है, बातें अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे मैंने लिया ए और बी, ठीक है, लाइक फर्स्ट सेट में रामायण जो था उस काल में
है ना, जो कैरेक्टर्स थे राम, लक्ष्मण और दशरथ, है ना, मैं उस कैरेक्टर को फर्स्ट सेट में ले रहा हूँ, है ना, राम, लक्ष्मण और दशरथ, ठीक है। सेकंड सेट के अंदर मैं ले रहा हूँ सीता, कौशल्या और कैकेयी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेट लिया ए, सेकंड सेट लिया बी। इनका अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब किया जाएगा तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ऑब्वियस सी बात है। एक चीज़ और बता दूं कि फर्स्ट सेट और सेकंड सेट जो लिया गया है उसमें ज़रूरी नहीं कि दोनों में एलिमेंट सेम हो सकता है कि इसमें कम हो इसमें ज़्यादा हो सकता है इसमें कम इसमें ज़्यादा, हो सकता है इक्वल हो, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये मैंने लिया। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है इनका इन तीनों के साथ बनेगा पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, इनका इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स, इनका इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स, उनका कलेक्शन होगा, है ना। देयर आर टोटल 9 एलिमेंट्स, 3 × 3 कितना, 9 एलिमेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, एक तरह से प्रोडक्ट ही तो है। तो ये आर एस, है ना, आर के, इसको मैं आर, है ना, और इसको लिख रहा हूँ के करके, ठीक है, ताकि समझ आ जाए और जो है कम से कम मिल, है ना, लिखा जा सके करके। अब इनको तीनों के साथ कीजिए, एल एस एल के, है ना, एल के, ओके। इसी तरह से, है ना, डी एस डी के और डी के, कन्फर्म है। तो मैंने ए और बी दो सेट लिया है, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने किया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन होता है, ये समझ आया। अब यहाँ पर मैं एक रिलेशन में बताने वाला हूँ, रिलेशन बता रहा हूँ। रिलेशन जो है क्या है ना, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, ठीक है, इज डिफाइंड एज। तो मैंने उसे डिफाइन इस तरह से किया कि ए रिलेटेड टू बी, है ना, ए इज हस्बैंड ऑफ बी करके, ये मैंने डिफाइन किया। क्लियर है? और याद रखना इफ एंड ओलिव ना दोनों तरफ से चलेगा, यानी ए बी के द्वारा इस तरह से रिलेटेड है कि ए बी का हस्बैंड है, या ए बी का हस्बैंड है, इसका मतलब है ए बी से रिलेटेड है। तो रिलेशन यहाँ पर हस्बैंड का है, ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पर आप एक बात और देख पा रहे हैं कि दो सेट के बीच में हम रिलेशन शो करने वाले हैं, और दो सेट के बीच में रिलेशन का जो मतलब होता है दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन टू सेट मीन्स रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। मतलब दो सेट के बीच में रिलेशन का मतलब होता है दो सेट के बीच के एलिमेंट्स के बीच में किस तरह से रिलेशन है। जैसे मैं हस्बैंड बताया, तो दो सेट के बीच में रिलेशन जो हस्बैंड है वो एक्चुअल में दो सेट के बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन होगा। बातें क्लियर हो रही है? अच्छे से केयरफुली समझिए ना। तो जो हमने आर लिखा है ना, उस पर क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ राम है और सीता है, तो राम इज़ हस्बैंड ऑफ सीता, परफेक्ट, ये सही है। बट ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब लक्ष्मण का तो किसी के साथ हस्बैंड वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पर, है ना, ये दशरथ इज़ हस्बैंड ऑफ कौशल्या एज वेल एज हस्बैंड ऑफ कैकेयी। तो फाइनली इतना तो समझ आ गया, यहाँ पर हस्बैंड का रिलेशन एलिमेंट्स के बीच में था, और जो जो रिलेट किया उनका जो कलेक्शन जो बना वही है एक्चुअल में रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। समझ आया? दैट इज आर इज रिलेशन बिटवीन टू सेट्स एंड एंड बी मीन्स, है ना, ठीक है। हस्बैंड जो है वो किस तरह से डिफाइन है ना, ये इनका हस्बैंड, ये इनका हस्बैंड, ये इनका हस्बैंड, कन्फर्म हुआ, इन्हीं का जो कलेक्शन है। तो अब ये देख पा रहे हैं दो चीज़ें यहाँ पर, जो रिलेशन होता है वो एलिमेंट्स के बीच में होता है, और उनके पेयर्स को कलेक्ट किया जाए तो रिलेशन अपने आप में एक सेट होता है। रिलेशन बिटवीन टू सेट्स जो है एक अपने आप में क्या होता है, सेट होता है, किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स का, और सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है ना, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो आर एक्चुअल में ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो है। दैट मीन्स रिलेशन जो होता है, फाइनली मैं डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ूंगा तो हमको पता चलना चाहिए रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो फाइनली आपको डेफिनेशन के तौर पे लिखना चाहिए, और डेफिनेशन ये हुआ, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, ठीक है, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, देन a subset of A cross B, है ना, A cross B is Cartesian product of A and B ना, then a subset of A cross B is said
टू बी रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, या फिर इसको रिलेशन फ्रॉम ए टू बी भी कहते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी करके। क्लियर हुआ? तो फाइनली यहाँ पर डेफिनेशन क्या बना, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स एंड ए क्रॉस बी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, देन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज सेट टू बी रिलेशन बिटवीन ए एंड बी और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी करके। क्लियर हुआ? रिलेशन का मतलब समझ आ गया। अब जो है इसको ग्राफिकली अगर हम समझने की कोशिश करें, अभी जो मैं एग्जांपल लिया था उसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सेट था ए, सेकंड सेट था बी, ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू ही डेफिनेशन में गया और यहाँ से जो जो नए नए कॉन्सेप्ट निकलेगा मैं कवर करूँगा ताकि बातें अच्छे से क्लियर हो, ताकि आगे और एग्जांपल से हम रिलेट कर सकें, ठीक है। ए है और बी है, इतना तो क्लियर था। इसमें क्या क्या था, है ना, राम, ठीक है, और लक्ष्मण और दशरथ, याद रखिए। और बी में था सीता, कौशल्या और कैकेयी, कन्फर्म, ठीक है। और ये फर्स्ट सेट है, सेकंड सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो 3 into 3 देयर आर टोटल 9 एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। उस ए क्रॉस बी का जो सबसेट था और सबसेट जो प्राप्त हमने किया था, किसके थ्रू प्राप्त किया था, हस्बैंड रिलेशन डालते हुए हमने प्राप्त किया था, कन्फर्म। इसी में अगर वो रिलेशन हम देखें तो क्या के कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम ग्राफिकली अप्रोच कर सकते हैं। तो राम इज़ हस्बैंड ऑफ सीता, ठीक है, दशरथ इज़ हस्बैंड ऑफ, है ना, कौशल्या एज वेल एज कैकेयी, कन्फर्म। तो याद रखिए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, तो इसलिए एरो का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ए और बी के बीच में रिलेशन का मतलब क्या है, मैं जस्ट बताया था, ए के और बी के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो फ्रॉम ए टू बी याद रखना है, एरो से शो करना, जो जो एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तो आर जुड़े एस से, ठीक है, डी के से और डी के से, कन्फर्म हुआ। तो इस तरह से ये रिलेट कर रहा है। तो जो रिलेशन है वो आर के रूप में डिफाइन है। इतना कन्फर्म हो गया। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी और फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ हस्बैंड का रिलेशन था, आर इज हस्बैंड ऑफ एस, डी इज हस्बैंड ऑफ के एंड डी इज हस्बैंड ऑफ के। इतना कन्फर्म। दो नया चीज़ और आता है, तीन अगर मोटे तौर पे कहूँ तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इनके बारे में समझ लेते हैं। रिलेशन के व्यू से पढ़ रहे हैं ना, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होता है, मैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ूंगा, फिर मैं उसको डेफिनेशनली वे में भी लिखाऊंगा। देखिए, है ना, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ये फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है ना। याद रखिए ऑर्डर पेयर में बड़ा महत्व होता है फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, है ना, दैट रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, है ना, बाय द गिवन रिलेशन, ऑब्वियस सी बात है। तो उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन पहले सेट के जो दूसरे सेट के साथ जुड़ा हुआ है दिए गए रिलेशन के थ्रू, दिए गए रिलेशन के जरिए, वे क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाता है रिलेशन, विच इज सेड टू बी डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। कंफर्म हुआ। तो अगर हम देखें तो डोमेन ऑफ आर, फिलहाल यहाँ पर क्या है, आर और डी ही तो है, आर और डी करके, ठीक है। दैट मीन्स राम और दशरथ, बिकॉज बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, है ना, एंड दीज आर रिलेटेड टू, है ना, सेकंड सेट बाय द गिवन रिलेशन। कंफर्म हुआ। सेकंड सेट जो होता है उसको डायरेक्टली कोडोमेन कहा जाता है, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोडोमेन ऑफ आर हमेशा फिक्स होगा, है ना, वो भी सेकंड सेट। दैट मीन्स सेकंड सेट में एस के और के ये पूरा का पूरा कोडोमेन हो गया, कंफर्म। डोमेन में ध्यान रखना है और रेंज में ध्यान रखना है। रेंज क्या है, है ना, अभी जस्ट डोमेन जो डिफाइन किया फर्स्ट सेट के थ्रू डिफाइन किया, उसे सेकंड सेट के थ्रू डिफाइन कीजिए। मतलब सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट, set of all those element of second set that related to first set by the given relation is called, है ना, is called क्या, range of relation, range of relation करके। मतलब कि जो कोडोमेन आपका दिया गया है, कोडोमेन, है ना, उस कोडोमेन में उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट कीजिए, यानी सेकंड सेट के उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट कीजिए जो, है ना, पहले वाले सेट के साथ जुड़े हुए हैं दिए गए रिलेशन के थ्रू, वही क्या होता है, रेंज करके। तो फिलहाल इसमें रेंज बताइए क्या है, रेंज है एस, के और के तीनों के तीनों। तो फाइनली आपको समझ आ गया, यहाँ दो सेट था, उनके बीच में रिलेशन का मतलब समझे, ए क्रॉस बी का सबसेट, और साथ ही साथ डोमेन, वे सारे एलिमेंट जो पहले वाले सेट के अंदर है जो रिलेशन के जरिए जुड़ा हुआ है। रेंज, वे सारे एलिमेंट्स को, है ना, कलेक्ट करना जो सेकंड सेट के अंदर है जो पहले वाले सेट के साथ दिए गए रिलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। और कोडोमेन सेकंड वाले सेट को ही कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ। तो फाइनली डेफिनेशन के तौर पर इसे नोट कर लीजिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। लेट आर बी एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी,
लेट आर बी इन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, या फिर है ना बिटवीन ए एंड बी, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन डोमेन ऑफ आर इज डिफाइंड एज and range of R is defined as, domain of R means x belongs to A such that xy belongs to R, ठीक है, that is domain of R means है ना set of all those element of first set which is related to second set by the given relation R, ठीक है, यही तो मीनिंग हुआ, ऐसे x को कलेक्ट करना है जिसमें xy बिलोंग करता है R में, ठीक है, रेंज ऑफ R इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू बी सच दैट xy बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ रिलेशन R इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट B, है ना, दैट इज रिलेटेड टू फर्स्ट सेट बाय द गिवन रिलेशन, दैट मीन्स है ना, इसका मीनिंग क्या है भाई, तो हुआ ना भाई, को डोमेन जो है बी उनके उन सारे एलिमेंट को कलेक्ट करना है जिसमें एक्स वाई बिलोंग टू आर है, मीनिंग वही है। तो फाइनली आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, जो डोमेन होता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, जो सेट ए है उसके बराबर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था दशरथ, लक्ष्मण और है ना, और क्या था, राम था, उसमें अगर तीनों के तीनों जुड़े रहते डोमेन से, है ना, मतलब सेट ए से, तो तीनों की दोनों, दैट मीन्स पूरा ए ही हमारा डोमेन होता है। इसी तरह से जो को डोमेन है ना, उसके हर एक एलिमेंट अगर डोमेन से जुड़े हुए थे तो वो आपका क्या होता, सीधा रेंज होता। तो याद रखिए, द लार्जेस्ट डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर इज फर्स्ट सेट ए एंड द लार्जेस्ट रेंज, है ना, ऑफ एनी रिलेशन आर इज सेकंड सेट बी। कन्फर्म है, तो लार्जेस्ट डोमेन पहला सेट होगा, लार्जेस्ट जो आपका रेंज है वो सेकंड सेट होगा। क्लियर है, अब लार्जेस्ट की बात ही चल रही है, तो एक आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना, सबसे बड़ी रिलेशन क्या हो सकती है ना, रिलेशन क्या होता है, डेफिनेशन समझ आ गया, है ना, अ रिलेशन इज एक्चुअली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कन्फर्म, ए क्रॉस बी का जो भी आप सबसेट लेते हो वो एक रिलेशन होता है। अब सोचिए, जब लार्जेस्ट रिलेशन की बात कही जाएगी तो क्या होगा, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, इतना क्लियर है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, तो ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, सही है, तो ए क्रॉस बी भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, इसका मतलब ए क्रॉस बी इज आल्सो रिलेशन, और ए क्रॉस बी से बड़ी, है ना, ए क्रॉस बी का कोई सबसेट तो हो नहीं सकता, दैट इज ए क्रॉस बी सबसे बड़ी रिलेशन हुई। कन्फर्म हुआ, तो यही से लॉजिक आपको पता होना चाहिए, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन एंड ए क्रॉस बी इज द लार्जेस्ट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड सो ए क्रॉस बी इज द लार्जेस्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। कन्फर्म, तो आप इसे अलग से नोट के तौर पर आप लिख सकते हैं। तो नोट क्या हुआ, यहाँ दो नोट होगा। अब बोले कि दो कहाँ से, अभी तो एक पता चला भाई, जब लार्जेस्ट होता है तो स्मॉलेस्ट भी तो होगा ना। स्मॉलेस्ट क्या होगा, सबसे छोटी जो सेट होती है वो 5 होती है ना, और वो तो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा, है ना। 5 इज नल सेट एंड विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आल्सो, है ना। ए क्रॉस बी का सबसेट है, दैट मीन्स रिलेशन हुआ बिटवीन ए एंड बी, एंड विच इज स्मॉलेस्ट बिकॉज एनी कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता ना भाई, स्मॉलेस्ट हुआ, ठीक है। तो फाइनली अगर कहें तो दो चीज़ें हुई, वो ये कि ए क्रॉस बी इज द लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट रिलेशन, है ना, बिटवीन ए एंड बी या फ्रॉम ए एंड बी। इसी तरह से 5 इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन। तो आपको कोई पूछे, है ना, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में तो दोनों अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, है ना। ए क्रॉस बी इज द लार्जेस्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, है ना। सिमिलरली 5 इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। कन्फर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर एक काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूँ, है ना। काउंटिंग, सोचिए आपको पूछा जाए, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तब आप क्या बताएंगे, यानी ए और बी के बीच में कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं। सबसे बड़ी पॉसिबल, आपको इतना समझ आ गया, सबसे बड़ी रिलेशन ए क्रॉस बी होती है। मैं काउंटिंग की बात कर रहा हूँ, काउंटिंग मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस की, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे उतने ही ए क्रॉस बी के रिलेशंस, उतने ही ए और बी के बीच में रिलेशन होगा। इतना क्लियर। अब ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे उनको आपको जानना है, ठीक है। तो कितने सबसेट्स होंगे, ए क्रॉस बी के सभी सबसेट्स को कंटेन करने वाला सेट क्या होगा, पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। और पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी की जो कार्डिनैलिटी होगी, जो नंबर होगी, वही क्या होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होगा। क्लियर हुआ। तो इसे आप फाइनली नोट के तौर पे आप लिख सकते हैं, अलग से रिमार्क नोट जो भी आप कहें, है ना। तो ये हुआ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, है ना, फ्रॉम ए टू बी या बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू टोटल
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। और आपको पता है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये होगा 2 टू द पावर, है ना, क्योंकि हमें पता है कार्डिनलिटी ऑफ, है ना, या फिर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अगर, ठीक है, ये मान लो m है, तो फिर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर m, ठीक है ना भाई। n ऑफ ए इक्वल टू अगर m है तो n ऑफ p ऑफ ए कितना होगा 2 टू द पावर m ना, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, n ऑफ, सीधा सीधा अगर लिखूँ तो 2 टू द पावर n ऑफ ए क्रॉस बी, यही होगा, ठीक है। तो आप लॉजिक लगा लीजिए, है ना। इसी तरह इसी को थोड़ा सा और अगर देखें, इफ़ n ऑफ p ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी n ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू m, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 टू द पावर m करके। क्लियर हो गया। तो फाइनली टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी या बिटवीन ए टू बी, बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। इसी को आप कार्डिनलिटी ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। और मैं अगर इसको m ले लूँ तो ये होगा 2 टू द पावर m करके। क्लियर हुआ, ठीक है। और इसको डिटेल में अगर करूँ तो इसकी कार्डिनलिटी है मान लो r, इसकी कार्डिनलिटी s, तो r इंटू एस, तो 2 टू द पावर rs हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, आपको जैसे सेट दिया है a लाइक 1 2 है, सेट दिया है b लाइक 3 4 है, a और b के बीच में कितना रिलेशंस पूछा गया है, इनकी कार्डिनलिटी है 2, है ना, इनकी कार्डिनलिटी है 2, यानी नंबर ऑफ है 2, नंबर ऑफ b 2। तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्या मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर पूछा जाए तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, और इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, या नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यानी कि 2 इंटू 2, सीधा सीधा, तो 2 इंटू पावर 4, यानी कि 16। देयर आर टोटल 16 रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। कन्फर्म हुआ। यहाँ अगर 1 2 3 रहता, अब कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली 2 टू द पावर 3 इंटू 2, 2 टू द पावर 6 कर लीजिए काउंटिंग, है ना, 64 आएगा, है ना। यहाँ भी अगर 3 हो जाता तो कितना होगा 2 टू द पावर, है ना, 3 इंटू 3, यानी 2 टू द पावर 9। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है। मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिया हूँ एग्जाम्पल को, है ना। डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट z ऑफ इंटीजर्स बाई r इक्वल्स टू दिस करके, ठीक है ना। यहाँ जो जो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं वो सब देखेंगे, लाइक, है ना, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो सब हम इन पे बात करेंगे, ठीक है। r क्या है, ऐसे पेयर्स को कलेक्ट करना है, ऑब्वियस सी बात है ना। यहाँ रिलेशन ऑन z लिखा है, दैट मीन्स z क्रॉस z जो होगा, z क्रॉस z, ठीक है ना, उसका सबसेट होगा ये r जो है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। एक ही सेट है तो उन्हीं के साथ प्रोडक्ट कीजिए, ठीक है। सच टाइप ऑफ रिलेशन इज एक्चुअली नॉन एज बाइनरी रिलेशन। जब एक ही सेट को जब कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है, उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं ना, तो उसे बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। तो फिलहाल हमें इससे मतलब है, समझने से मतलब है, तो ऐसे पेयर्स को कलेक्ट करना है जिसका डिफरेंस इंटीजर है। तो डिफरेंस इंटीजर होना, याद रखिए, दो सेट के बीच में रिलेशन का मतलब क्या होता है, दो सेट के बीच एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होना। तो यहाँ पर z पर रिलेशन या z और z के बीच में रिलेशन r है, जो कि सेट के तौर पे डिफाइन है। एक्चुअल में क्या है ना, जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस इंटीजर हो, ये रिलेशन है। दैट मीन्स, है ना, अगर और थोड़ा सा डिटेल करो तो x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज इंटीजर, x माइनस वाई बिलोंग्स टू z, ये है। मतलब कि ये हुआ कि x रिलेटेड टू y किस तरह से रिलेशन है, किस तरह से रिलेटेड है, कि दोनों का जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर के तौर पे है, और दोनों का डिफरेंस अगर इंटीजर है तो समझ लीजिए कि वो क्या है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है। इस तरह से हमने डिफाइन किया। क्लियर। हमारा टारगेट है इनका डोमेन और रेंज क्या होगा। देखिए ना, डोमेन का मतलब होता है फर्स्ट सेट का कलेक्शन। इतना तो कंफर्म है, ये सबसेट है z क्रॉस z का, तो पहले सेट के एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो रिलेट करता हो दिए गए रिलेशन से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें उन सारे x को कलेक्ट करना है जिनका डिफरेंस इंटीजर हो। भाई हमें पता है कि कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, उनका डिफरेंस इंटीजर ही आता है। मतलब ये x की पूरी जो चॉइस होगी उनको देखना है। वो x की पूरी चॉइस z होगी तो पहला सेट पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, x, है ना, सच दैट
x इज़ इंटीजर, यानी कि पूरा का पूरा z आ जाएगा, यानी डोमेन हमारा z है। यानी कहना चाहिए पहला वाला जो सेट z है उनके हर एक एलिमेंट जुड़े हुए हैं, यानी कि डोमेन हमारा z हुआ। ठीक है, इसी तरह से अगर हम रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है ना, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन हमारा क्या है, z है। ठीक है, और इस तरह से कि एक्स वाई बिलोंग्स टू z। आप कोडोमेन जो है मतलब कि जो z है ना, आप y को कोई भी इंटीजर ले लीजिए, डिफरेंस इंटीजर ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन इंटीजर। 1 2 को डिफरेंस करो -1 इंटीजर, 2 1 को डिफरेंस करो +1 डिफरेंस, 1 1 को डिफरेंस करो 0 इंटीजर, ऐसे कुछ भी दो इंटीजर ले लीजिए, डिफरेंस इंटीजर ही आता है। कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं वो भी यहाँ पर कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। क्लियर हो रहा है ना, इसका मतलब पूरे के पूरे z आ जाएंगे। लॉजिकली भी समझ आ रहा होगा कि किस तरह से ये है, डोमेन समझ आया, रेंज समझ आया। ऐसे बहुत सारे खुद से एग्जांपल लीजिए ना, प्रैक्टिस कीजिए ताकि बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे नंबर थ्योरी के तहत मैं 2 सेट लिया, सेकंड एग्जांपल या क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। फर्स्ट सेट मैंने लिया लाइक 1 2 3, सेकंड सेट मैंने लिया लाइक है ना 2 3 4। ठीक है, और मैंने डिफाइन किया a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ r इज रिलेशन डिफाइंड एज a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a इज लेस देन r इक्वल टू b करके, ऐसे मैंने डिफाइन किया। ठीक है, अब यहाँ पर है ना 2 सेट के बीच में रिलेशन का मतलब उनके बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से डिफाइन, इस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, और इसको अगर सेट के तौर पे देखा जाए तो क्या क्या होगा, 1 लेस देन 2 है ना, 1 लेस देन 3 है, 1 लेस देन 4 है, 2 लेस देन 2 इक्वल टू 2 है, 2 लेस देन 3 है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर इसमें इक्वल टू का साइन हटा दो ना तो यहाँ पर 2 2 नहीं आएगा, यहाँ पर केवल 2 3 आएगा। इसी तरह से 2 4 आएगा और इसमें 3 4 आएगा। रिलेशन क्लियर है, इस तरह से डिफाइन होगा। ग्राफिकली भी इसे समझ सकते हैं ना, तो मैं बताया था कि R एक्चुअल में A क्रॉस B का सबसेट है, देख सकते हो A क्रॉस B का सबसेट है, और एक्चुअल में R के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दिए गए रिलेशन के थ्रू डिफाइन है। 2 तरीके से होता है ना, एक एलिमेंट्स के बीच में इस तरह से, और उनका अगर पेयर्स में कलेक्शन दिया जाए तो A क्रॉस B के सबसेट के तौर पर। ठीक, और इसमें डोमेन और रेंज इसी में समझ लीजिए, A और B 1 2 3 2 3 4, 1 लेस देन 2 है ना, और 1 लेस देन 3 1 लेस देन 4, 2 लेस देन 3 2 लेस देन 4 और 3 लेस देन 4। इस तरह से रिलेशन डिफाइन था। यहाँ इंटरेस्टिंग ये है कि डोमेन पूरा पूरा A है, रेंज पूरा पूरा B है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अच्छे से समझना है। अगर यहाँ 1 ले लेते ना तो अब ये छूट जाता है, तो यहाँ पर जो रेंज होता है वो 2 3 4 होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से भी लीजिए, क्लियर कीजिए ताकि बातें अच्छे से समझ आ जाए। कोई भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। इनवर्स ऑफ रिलेशन देख लेते हैं। इनवर्स रिलेशन डेफिनेशन क्या होगा, देखिए किसी भी रिलेशन की इनवर्स डिफाइन होती है और वो खुद एक रिलेशन होता है, उसे इनवर्स ऑफ रिलेशन या इनवर्स रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम A टू B वेयर R इक्वल्स टू AB सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। इस तरह से डिफाइन हुआ। देन द इनवर्स रिलेशन ऑफ R इज द सेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ R। ठीक है, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय R इनवर्स। कन्फर्म है, क्लियरली R इनवर्स इक्वल्स टू B A such that B belongs to A belongs to A, B belongs to B and A belongs to A and AB belongs to R करके। ठीक है, क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले तो आपको एक रिलेशन डिफाइन करके चलना है। ठीक है, रिलेशन लाइक इस तरह से डिफाइन है, तो जो भी रिलेशन डिफाइन किया था वो A से B में डिफाइन किया था। अब उसका इनवर्स जो भी होगा वो B से A में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो A से B में जब था तो वो इस तरह से था, अब B से A में जब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप वहाँ से इस पर डिफाइन कर रहे हो ना, तो एलिमेंट जो है, पेयर जो है वो BA के फॉर्म में आ जाएगा। यानी पेयर जो है आपसे देख सकते हैं इंटरचेंज करना पड़ रहा है, तो वही तो हुआ। द इनवर्स रिलेशन ऑफ R इज अ सेट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ R। ठीक है, तो R के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लाइक AB के फॉर्म में, उनको आप BA के फॉर्म में लीजिए इंटरचेंज करके, उनका जो कलेक्शन होगा लाइक BA है ना, सच दैट AB बिलोंग्स टू R, देख सकते हैं BA के फॉर्म में होगा, वो इनवर्स ऑफ R में होगा। और इसको हम R इनवर्स से यूजुअली डिफाइन करते हैं। तो आप लॉजिक लगाइए, R A से B में था तो R के लिए डोमेन और कोडोमेन की कॉन्सेप्ट अलग थी, डोमेन और रेंज की कॉन्सेप्ट अलग थी। अब R इनवर्स जस्ट अपोजिट हुआ, यानी B टू A में है तो जस्ट अपोजिट डोमेन और रेंज होगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है। मतलब अगर मैं डायरेक्टली कहूँ तो R की जो डोमेन होती है R इनवर्स की रेंज होती है, R की जो रेंज होती है R इनवर्स की डोमेन होती है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ नोट के तौर पे बता देता हूँ,
है ना। एक चीज़ तो क्लियर हुआ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इफ़ एंड ओनली इफ वाई एक्स बिलोंग टू आर इनवर्स। ये बात तो अच्छे से ध्यान रखना है। और डोमेन और रेंज के व्यू से मैं कुछ दिखा देता हूँ। ये हुआ डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर, और रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। लाइक मैंने एग्जाम्पल लिया, है ना, ए है ना 1 2 3, बी है 1 4 9 16, ठीक है। और मैंने डिफाइन किया x रिलेटेड टू y इफ़ एंड ओनली y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये रिलेशन मैंने डिफाइन किया, दैट इज़, है ना, y इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। और अगर एज अ सेट के तौर पे देखूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में देयर आर टोटल 3 इंटू 4 जार कितना 16 एलिमेंट होंगे, सॉरी 3 इंटू 4 जार 12 एलिमेंट्स होंगे एक क्रॉस वी में। उनका सबसेट होता है यार, तो क्या क्या आएंगे जो जो रिलेट करते हैं, है ना, 1 4 1, है ना, 2 सॉरी, है ना, 1 की 6 आंधी जुड़ेगा, 2 4 3 9, ये आएगा। ग्राफिकली देख लीजिए, ये ए है ये बी है, 1 2 3, इधर 1 4 9 12, है ना। 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, ऑब्वियस सी बात है ना। 4 इज स्क्वायर ऑफ 2 एंड 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, यानी 2 4 के साथ जुड़ा 3 9 के साथ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्लियर हो गया ना, है ना। 2 4 3 9, 2 2 स्क्वायर 3 3 स्क्वायर ना भाई, बाकी कैसे कनेक्ट होगा, इतना ही होगा। तो अब यहाँ से अब आर इनवर्स से डिफाइन करूँगा तो ये होगा 4 2 9 3, ठीक है। आर फ्रॉम ए टू बी था, आर इनवर्स फ्रॉम बी टू ए होगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ, आप देख लीजिए, डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर क्या है यहाँ पर, ठीक है। डोमेन है 2 3, रेंज है 4 9, यहाँ से भी समझ सकते हो 2 3 ये डोमेन में आएगा, 4 9 ये रेंज में आएगा। अब यहाँ इंटरचेंज हो गया, तो 4 9 जो है वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स में आएगा, ठीक है। और 2 3 जो है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स में आएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हो, है ना, इंटरचेंज होने पर ये मिला, तो डोमेन भी है रेंज में है आर इनवर्स के। तो देखो डोमेन ऑफ आर इनवर्स रेंज ऑफ आर है, रेंज ऑफ आर इनवर्स डोमेन ऑफ आर है। क्लियर। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ग्राफिकली आप समझ सकते हो, ये जो है बी टू ए हो जाएगा, या फिर इसी में आप कर सकते, इसी में लॉजिक लगाइए, ये ऐसा था ये ऐसा होगा, या अलग समझ लीजिए, आर था बी टू ए 1 4 9 16 1 2 3, ठीक है। तो ये और ये इस तरह से आर इनवर्स, ये आर है ये आर इनवर्स है। क्लियर हुआ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो रिलेशन से रिलेटेड थे, है ना, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एग्जांपल सभी हमने कवर किया, इनवर्स रिलेशन भी हमने देखा। बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं, उनका आप खुद से कवर कीजिए। किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।